नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हम महाराष्ट्र में कोंकण टूर कर रहे हैं। आज हमारी जर्नी का डे 2 है। कल रात में हम अलीबाग से 6 किलोमीटर दूर नागांव में रुके। इस समय मैं जिस जगह रुका हूं, इस जगह का नाम है सिट्स कॉटेज। तो कॉटेज के बाहर ही खड़ा हूं। अब हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं। आज दिन भर घूमेंगे। आज का नाइट स्टे हम दिव्यागर करेंगे या हरिहरेश्वर करेंगे। ये डिपेंड करता है कि डे कैसे प्रोग्रेस करता है। अगर बरसात हो गई तो हो सकता है हम दिव्यागर तक भी ना पहुंच सके। तो ड्यू कोर्स में मैं दोपहर तक डिसाइड कर लूँगा कहाँ रुकने वाले हैं। वैसे टूरिस्ट ना अलीबाग से ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम नागांव में रुकें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी शांति का एलिमेंट ज़्यादा है। तो चलिए आपको हम यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे चौल पहुँच के ज्वाइन करेंगे। नागांव से 8 किलोमीटर का सफ़र करके इस समय हम चौल पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस समय संजय जी और श्वेता जी हैं। टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये जुड़े हुए हैं। तो एक तरह समझ लीजिए टूरिज़्म डेवलपमेंट में ये लोग अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं। आज दिन भर हमारे साथ रहेंगे और हमें गाइड करेंगे हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और साथ हमारे साथ चलेंगे। आज दिन की शुरुआत हम एक ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ से हमें चौल की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल रही है। इन्होंने मुझे ये सामने स्टोन दिखाई है। मैं तो ऑलरेडी इसको देख चुका हूँ, आप भी देखिए। इस स्टोन पे जो चीज़ लिखी गई है वो 8th सेंचुरी की है। तो इससे तो आपको डायरेक्ट अंदाज़ा लगेगा चौल जो गांव है ये कितना प्राचीन है। कुछ और बताइए इस स्टोन के बारे में। ऐसे जो स्टोन है इसमें जो आप देख रहे हैं तो ऊपर में सूरज और चांद का निशान है। बीच में कुछ लिखा है ब्राह्मी लिपि में और नीचे में जो है एक आदमी और एक गधा। इसमें ऐसा माना जाता है, ऐसे लिखा है कि चौल जो ये प्राचीन शहर है इसके बारे में जिनको देखने के लिए जो लिखा है, तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो लोग चौल के बारे में खुद संभाल लेंगे चौल को। और जो नहीं सुनेगा उसके बारे में वो गधा कहा है जिसका साइन नीचे है। ऐसे चौल के बारे में 8वीं सदी से पहले भी, पहले दूसरी सदी में टोलेमी और पेरिप्लस में डॉक्यूमेंट में चौल का रेफरेंस लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो घर है सामने, घर के सामने ये स्टोन है, तो इनको कैसे मिला ये? एक्चुअली चौल में जहाँ जहाँ पे घर के लिए खुदाई या कुछ करते हैं तब ऐसे एविडेंस मिलते हैं। इसी में ये एविडेंस मिल गया और ये सालों से यही है। पहले थोड़ा ग्राउंड लेवल नीचे रहा होगा। यस। तो धीरे धीरे समुद्र का मिट्टी आया तो ग्राउंड लेवल बढ़ गया। बराबर। ओह ग्रेट। तो अब हम इनके साथ नाश्ता करने चल रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी किसी से बात करी है कि जहाँ पर हमें लोकल फूड मिलेगा। तो हम यहाँ से कितना 1-1.5 किलोमीटर? हाँ, 1-1.5 किलोमीटर। एक काम करते हैं, अभी आते समय मैंने देखा था सामने कुछ लोकल मार्केट लगी हुई है। मार्केट लगी। थोड़ा सा पैदल चलते हैं फिर आगे गाड़ी पे चलेंगे। ठीक है, ओके। आओ जी। ये अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये सब चौल का लोकल मार्केट करके फेमस है। यहाँ के लोकल लोगों ने अपने बागों में ये सब सब्जियाँ उगाई है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। और ख़ास करके यहाँ पे हम जो कोरले विलेज है वहाँ के बैंगन यहाँ के बहुत फेमस है। वो सामने? हाँ, वो। अच्छा, ये कोरले का बैंगन फेमस है? फेमस है। ये कोरले का बैंगन करके ही जाना जाता है। अब चलेंगे हाँ। नाश्ते के लिए। चलो। जैसा मैंने आपको बताया था हम चौल में ही एक होमस्टे में ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम ना निवांत होमस्टे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस समय जोशी जी और उनकी वाइफ है। नमस्ते जी। तो यहाँ पर आने के बाद ना इन्होंने मुझे अपना होमस्टे दिखाया। इनके पास टोटल लगभग 5 रूम्स हैं। 3 साइज में छोटे हैं और 2 रूम्स थोड़ा सा बड़े हैं। तो 1500 रुपये आप लेते हैं एक आदमी का, जिसमें तीनों मील्स इंक्लूड होता है। सही है। जो ये जगह चौल है ये अलीबाग से कितना, 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर पे है। कल दोपहर से नोटिस कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना मुझे बहुत सारे सुपारी और नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, तो देखो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर। सो नाइस। काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अगर किचन में कोई चीज कुक हो रही है तो वो भी देख लेते हैं। यस यस। मैम नाश्ते में क्या बना रहे हैं आप? पानगी बना रही हूँ। पानगी? पानगी ये केले के पत्ते के ऊपर बनाया जाता है। इसके लिए चावल का आटा लगता है। जीरा और मिर्च को स्मैश करके इसमें डालते हैं, धनिया डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं और ऑयल डालते हैं और केले के ऊपर इस तरह से डाल के उसको तवे के ऊपर सेक देते हैं। अभी हम कोल पोहा बना रहे हैं।
उसके लिए मेन लगता है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क निकाल के उसमें इमली और गुड़ डालते हैं और उसके ऊपर घी में जीरा और लाल मिर्च पाउडर डाल के उसका तड़का इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा नमक डालते हैं। बताओ कैसी रेसिपी है? कोकोनट मिल्क, इमली, गुड़। मतलब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह का भी पोहा का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए पोहा यहाँ पे ना रॉ पोहा है, अभी इसको पकाया नहीं है। खाने के लिए कैसे रेडी करेंगे? हाँ, बना के दिखाती है मैं। हाँ जी। पोहा डालने का, ये कच्चा पोहा है, उसके ऊपर ये कोकोनट मिल्क डालने का। खाते समय उसका चूरा बना के हाँ, डालना। खाते समय। तो ये जो पापड़ है ये भी पोहे से ही बना है? पोहा से बनाते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, अभी मैंने खाया नहीं है लेकिन रेसिपी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। बहुत ही बढ़िया। कोकोनट मिल्क जब हमने इसमें ऐड किया तो पोहा इतना सॉफ्ट हो गया कि खाने में हमको लग नहीं रहा कि ये कच्चा पोहा था जिसमें हमने ये पूरी रेसिपी बनाई है। हमने मतलब मैंने नहीं बनाई, इन्होंने बनाई है। मैंने तो वैसे बात बोली है। और एक बात और है, अगर हम इसमें ये नहीं डालें तो टेस्ट अधूरा है। इसकी जगह कोई दूसरा पापड़ डालें तो भी टेस्ट अधूरा है। मतलब टेस्ट का ये जोड़ी है तीनों चीज की। सुपर्ब। अच्छा एक बात है, ऐसा नहीं लग रहा कि इमली ओवर पावर है। इमली का हल्का सा टच है और गुड़ का भी हल्का सा टच है। मतलब ओवर पावर एक ही चीज कर रही है, वो है कोकोनट मिल्क। बाकी सब चीज का टच है, लेकिन वो टच का मजा है। मेरे को मन हो रहा है थोड़ा सा कोकोनट मिल्क और डालें इसमें। हाँ, ले लो। वाओ। मुझे नहीं मालूम कि आगे चल के हमको कहाँ ये चीज और मिलेगी, लेकिन मेरा ऐसा मन हो रहा है कि आने वाले 15 दिन जो हमारे कोंकण टूर के हैं ना, तो हर दिन नाश्ते में मैं यही चीज खाऊं। मतलब मेरे को इतना स्वाद लगा, आप इसे अंदाजा लगा लो ये चीज क्या है। और ये मुझे बताओ कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में मिलता है? तो आप जो टच की बात कर रहे हैं ना, अच्छा वो होमली टच नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब तो होम स्टे ही जाओगे तो आपको मिलेगा, वहां पॉसिबल है। पानकी भी हमको खाना है, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं इसको खा लूं दोबारा। कब इतना में हमको स्वाद मिले ये आज कह पाना मुश्किल है। हाईली हाईली इंप्रेसिव। चलो ये फिनिश करेंगे, फिर हम वो पानगी खाएंगे। लो जी, पानगी। ये देखो जी पानगी, आप देख लो कैसे दिख रहा है। कुक हो जाने के बाद बनाना लीफ हमने बाहर निकाल दी है और इन्होंने बताया कि इसको खाने का जो तरीका है ना, वो या तो आप अचार लो साथ में। इस समय मिर्च का अचार घर का बना हुआ हमारे पास है, और सेकंड घी के साथ। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना मिर्च के अचार के साथ, बहुत जबरदस्त है। वेरी गुड। और थोड़ा सा में घी लगा लेंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब देखो ये रेसिपी में खास बात क्या है, बनाना लीफ के ऊपर इसको कुक किया गया, तो उससे क्या है, बनाना लीफ का फ्लेवर इस डिश के अंदर है। बनाते समय तेल का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। टू गुड। तो हम क्या करते हैं, अब ये ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया, प्लस इतना हमें अमेजिंग आपका फूड टेस्ट करवाया। तो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे कहाँ पर? रेवदंडा फोर्ट। ओके जोशी जी, एंड थैंक्स मैम, धन्यवाद। ब्रेकफास्ट हमने खूब एंजॉय किया। ठीक है जी, चलो बाय बाय बाय, धन्यवाद। हम इस समय चौल में हमाम खाना विजिट करने के लिए आए हैं। मुझे संजय जी ने बताया, सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 14वीं सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। इसकी देखरेख आज की तारीख में ASI करता है, हालांकि फिजिकली देखने से उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं दिख रहा। तो संजय जी थोड़ा सा आप चौल की हिस्ट्री के बारे में बताइए। जैसे आपने सुबह से हमें 2-3 बार बताया कि चौल का इतिहास 2-2.5 हजार वर्ष प्राचीन है, तो कोई रिसेंट हिस्ट्री? रिसेंट हिस्ट्री जो चौल की देखी जाती है वो 14वीं सदी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट उसी सदी के हैं। जैसे कि
ये चौल का बंदर का जो इम्पोर्टेंस था उसको समझ के अहमदनगर के निजाम शाह ने यहाँ पे जो फोर्ट बनाया, वो फोर्ट में जो कुछ मॉन्यूमेंट अवेलेबल है उसमें एक मस्जिद है और पूरे 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का पूरा एक वॉल है फोर्ट का, कुछ कुछ टुकड़ों में, कुछ टुकड़ों में, जिसको चौल का राजकोट बोलते हैं। और चौल जो जगह है ना, यहाँ पर पास्ट में बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी। अरबी घोड़ा करके बोलते हैं ना, तो अरब से घोड़े आया करते थे यहाँ पर। इसके अलावा गोल्ड, आइवरी, सिल्वर, काफी ट्रेडिंग हुआ करती थी। चलेंगे? चल। चौल में रहने की मैं कोई एकोमोडेशन देखना चाहता था। इसके लिए हम जब चल रहे थे तो हमने एक सुहासिनी विला करके बोर्ड देखा, तो विला देखने के लिए आ गए। तो यहाँ पर हमारे साथ केयर टेकर है, इन्होंने मुझे भी एक रूम दिखाया, बताया आपने कि 2500 रुपये पर रूम का चार्ज होता है और इसमें मील कोई इंक्लूड नहीं होता, तो डबल ऑक्यूपेंसी में। और टोटल इनके पास 5 रूम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 रूम में अलग अलग गेस्ट रुकेंगे और एक कॉमन लिविंग एरिया होगा तो शायद उतना जमेगा नहीं, लेकिन कोई अगर ग्रुप में आ रहा है, 10, 12, 13 लोग का ग्रुप है, उनके हिसाब से मुझे ये एकोमोडेशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। एक चीज़ और मैंने आज यहाँ पर आके महसूस करी, जब मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ आते हैं ना अलीबाग की तरफ, तो अलीबाग इज़ अम्ब्रेला, बाकी सारे पॉइंट्स उसके नीचे हैं। नीचे का मतलब है कि वो अलीबाग की लोकल साइट सीइंग आइटनरी में आ रहे हैं। लेकिन चौल मुझे लगता है अपने आप में एक 1 डे फुल आइटनरी है यहाँ, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप चाहें तो एक पूरा दिन चौल में बिता सकते हैं और रहने के भी काफ़ी सारे कॉटेजेस, होम स्टेज डिफरेंट बजट में अवेलेबल है। ठीक है जी, धन्यवाद। चौल से लगभग 3 किलोमीटर का सफर करके हम रेवडंडा फोर्ट की तरफ आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए इस पूरे एरिया के बाहर एक 4 दीवारी है। 500 साल पहले यहाँ पर फुल फ्लेजेड फोर्ट हुआ करता था, इसीलिए इसको बोलते हैं रेवडंडा फोर्ट, और उसके कुछ रिमेन्स यहाँ पर अभी हैं। 4 दीवारी तो देखिए अभी भी है, लेकिन कुछ पैचेस में नहीं है। लेकिन इस पूरे एरिया के बाहर एक दीवार है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से वो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। कुछ बताइए आप इस स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर जो है रेवदंडा फोर्ट बोलते, तो चौल का जो फोर्ट था जो पुर्तगीज चलाते थे, उनका वॉचिंग टावर करके उसको जाना जाता था, जिसको सेंट बारबरा टावर करके लिखा है। जो 7 स्टोर है, अगर वहाँ से ऊपर से यहाँ से बॉम्बे तक का एरिया कवर कर किया जाता है। एक साइड में बॉम्बे, एक साइड में जंजीरा फोर्ट। अच्छा, वो नजर रखते थे। और पोर्चुगीज दोबारा भी आए थे ना यहाँ पर? हाँ, एक बार वो 1508 में जो बैटल ऑफ चौल जाना जाता है, वो हारने के बाद में 1516 में वो एक बार और आ गए। 15 से 16 से 1570 तक यहाँ पे अलग अलग युद्ध हो गए और फिर बाद में 1570 में ये रेवदंडा फोर्ट तैयार हो गया। अच्छा, रास्ते में आते समय हमें संजय जी ने बताया कि आज की तारीख में यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स के लिए बहुत लोग आते हैं। तो रास्ते में मैं देख रहा जगह चेंजिंग रूम्स, और वैसे लोकेशन देख के भी लग रहा है कि फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा पॉइंट है ना। यहाँ पर क्या समुद्र है? जस्ट हम ये वॉल के पीछे जाएंगे तो हम ऑन द बीच, समुद्र के किनारे हैं। चलो वहीं पे चलते हैं। आओ जी। वाओ, कितना प्यारा सी व्यू लग रहा है ना। सो गुड, सो गुड। आप एक चीज यहाँ पर और नोटिस करो, नारियल के जो पेड़ है ना, इनका झुकाव समुद्र की तरफ है। अब देखो, हवा तो सामने से आ रही है, लेकिन पेड़ वहीं झुक रहे हैं जहां पर हवा आ रही है। मतलब होना उल्टा चाहिए। तो चक्कर क्या है कि समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो समुद्र की जो पेड़ की जो जड़ है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में की तरफ निकलती है। ये कारण की वजह से झुकाव सामने की तरफ हो जाता है। तो उनका हवा से लेन देन नहीं है, समुद्र के खारे पानी से लेन देन है। तो ये बताओ, जब हाई टाइड का टाइम होता है तो पानी क्या ऊपर तक आता है? पानी पूरा जो पत्थर का वॉल जो दिख रहा है ना, उसको तरफ से पूरा वॉल को टच करता है। हाँ। तो इसका मतलब अगर हाई टाइड होगा तो आप इस बीच में यहाँ से नहीं उतर पाओगे। यहाँ से नहीं उतर सकते। वाओ, व्हाट अ व्यू। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और ये वही वॉल है ना जो आप बता रहे थे कि
रेवडंडा किले की वॉल है। रेवदंडा किले की वॉल है। ओहो, यहाँ से देखो बड़ा सही से मालूम चल पा रहा है, अंदर से हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ से वॉल तो एकदम क्लियर है। जिसको 3 साइड से पानी है। 3 साइड पानी है। हाँ। ओह ब्यूटीफुल, ऑसम। और सबसे एक चीज और आप नोटिस करने वाली है, आप नीचे रेत देखो, सामने पानी देखो, एकदम साफ पानी है और बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट है, एक तरह से वर्जिन बीच। वर्जिन बीच है। ब्यूटीफुल। कल जब हम अलीबाग में थे तो हम वहाँ से रेवडंडा देखने की कोशिश कर रहे थे, और अगर बायनोकुलर होगा तो हम यहाँ से अलीबाग आसानी से देख सकते। और ये कोरलई है। ये कोरलई फोर्ट है। अच्छा, तो हम कोरलई फोर्ट भी जाने वाले हैं इसके कोरलई बाद। फोर्ट भी जाने वाले हैं, जो कुंडलिका रिवर जो बोलते हैं, बस ऑन द बैंक ऑफ कुंडलिका। कुछ टूरिस्ट है सामने, वो लोग वॉक करते करते थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ 50-60 मीटर जाना सेफ है। सेफ है, सेफ। कुछ बीचेस ना मैंने सुना है यहाँ पर रॉकी बीचेस हैं। अगर रॉकी बीच है तो कुछ बार पाव भी कट सकता है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल। और वैसे किसी, हम तो चलो अलग रास्ते से आए क्योंकि हम फोर्ट भी देखना चाहते थे। राइट। तो अगर किसी को सिर्फ बीच आना है तो अलग रास्ता है। तो बीच आना है तो एक सेपरेट रास्ता, डायरेक्ट बीच तक व्हीकल आता है। अच्छा। समझ लो कि बड़ी से बड़ी बस भी वहां तक आती है। लवली, सो ब्यूटीफुल, मजा आ गया। मैं सामने बीच साइड से वॉक करते करते इधर आ गया हूँ, कितना सही लग रहा है ना। एक चीज़ आप नोटिस करो कि थोड़ा थोड़ा ना मिट्टी उठा हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन में है, हर 3-3 इंच 4-4 इंच गैप के बाद एकदम सीधा। तो पानी की जो लहरें हैं ना, वो इस तरह की शेप फॉर्म कर देती है। वाह। और इस तरह से ना चल कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। थोड़ा सा पानी में यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ से फिर अपन ऐसे देखेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। सुपर्ब, व्हाट अ व्यू। वाओ। संजय जी, एक बात है, कल सुबह जब से हम फेरी पकड़कर इस पार आए तब से लेके अभी तक के जितने मैंने सी बीच एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उन सब के अंदर ये नंबर 1 है। थैंक यू। इसका तो मुकाबला ही नहीं है। मतलब मेरा दिल मुकाबला खुश हो गया रेवडंडा सी बीच आके। और मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी आप अलीबाग आएंगे ना, तो यहाँ आपको आना चाहिए, आप खूब इंजॉय करेंगे। 2-3 घंटे का समय लेकर आइए, और हवा, बीच में बरसात हो जाती है, जैसे इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। 2 बज चुके हैं, तो लंच हम लोग इधर ही कहीं करेंगे। रेवदंडा में ही बगल करेंगे। में करेंगे, क्योंकि भूख लग गई है। चलिए आइए। रेवडंडा बीच से हम थोड़ा पैदल बाहर की ओर आ रहे थे, तो हमने ना ला मेर करके एक रिजॉर्ट देखा। तो ये रिजॉर्ट ना बीच पे ही है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने अपने लिए लंच का ऑर्डर तो दे दिया। तो जब तक 15-20 मिनट में लंच तैयार हो रहा है, हम यहाँ पर एक रूम देखने आ गए। तो ये जैसे आप रूम देख रहे हैं, डबल ऑक्यूपेंसी में ये लोग 5000 रुपीज़ टैरिफ लेते हैं, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी जो मुझे समझ में आ रही है वो है कि बीच किनारे आमतौर पे इतना नज़दीक एक्सेस बीच को बहुत कम देखने को मिलता है, और अगर ऊपर रहेंगे तो व्यू भी अच्छा आएगा। चलिए एक बार आप थाली में देख लीजिए, इन्होंने वेज थाली में हमें क्या क्या दिया है। दाल, चावल, सेमियां, गोभी और आलू की सब्जी, पापड़, और ये क्या है? ये मटकी का उसळ बोलते हैं इसको। मटकी का उसल। तो ये क्या मतलब मोठ है क्या? मोठ है, मोठ जो चाट में भी इस्तेमाल करते हैं। चाट में यूज करते हैं। साथ में हमने सुरमई फ्राई भी लिया। और जी स्टार्ट करें। मेरे को लग रहा था आलू गोभी है, एक्चुअली में गोभी मटर है। सही है, टेस्ट इज गुड। आमतौर पे घर में जैसा खाना बनता है ना, जिसमें मसाले आमतौर पे कम होते हैं, हल्के मसाले हैं। गुड। मटकी खाने से मालूम क्या लग रहा है? जैसे
मिसल खाते हैं ना, इसमें तीखा तेज होता है। और ये मिसल में भी मटकी डलती है, मिसल में भी मटकी डलती है, उसी मोट को स्प्राउट करके। मोट को स्प्राउट करके। तो कुछ ग्रेवी में कॉमन होता होगा ना? वो कॉमन है। हाँ, आपके यहाँ पे स्प्राउट करके खाना बहुत कॉमन है। कॉमन है, ऐसा समझ लो कहीं कहीं पे भी दिन में एक खाने में स्प्राउट आता ही है। इतना ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादा कॉमन है। चलिए, ओवरऑल सादा खाना है, लाइट ऑन स्टमक। तो स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे आप होटलों में जाओगे इंटायर कोंकण में, तो 90% होटल में ये खाना खुद महिलाएं बनाती हैं, जो शेफ करके नहीं, जैसे घर में बनता है वैसे बनाती है। अच्छा, लोकल जो उस एरिया की। लोकल टेस्ट के साथ में और लोकल क्या बोलते हैं रेसिपी के साथ में। लो जी, साथ के साथ सुरमई फिश का भी टेस्ट लेंगे। सॉलिड है। तो इस एरिया में जहां हम सफर कर रहे हैं, यहाँ पर फिश हमको हमेशा ही फ्रेश मिलेगी। नॉर्मल होम स्टे या नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट वाला, रोड साइड रेस्टोरेंट बोलते हैं, कहीं पे भी आप खाओगे तो आपको फ्रोजन फिश नहीं मिलेगा। यानी सुबह खरीदी और शाम को खत्म। मेरे जैसे लोग जो फिश कभी कभी खाते हैं ना, उनके लिए सुरमई सही है, क्योंकि वो एक ही कांटा रहता है ना बीच में, तो जरा इजी है। अच्छा, एक चीज है, सुबह से हम देख रहे हैं 4 बार बारिश हो चुकी है 15-15 मिनट के लिए। हाँ। बारिश होती है और उसके 15 मिनट के बाद धूप निकल आती है, फिर 2 घंटे में बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है। ये महीने की स्पेशलिटी है। हाँ, देखो मौसम कितना बदल गया। चलो जी, इसको फिनिश करते हैं और आपसे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। अब हमारा संजय जी अगला प्रोग्राम क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम जाएंगे कोरलई विलेज। आपने दिखाया था मेरे को समुद्र के उस पार, जो यहाँ से 3 ही किलोमीटर है और 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलो जी, ग्रेट। कुछ देर पहले जब हम रेवडंडा बीच पे थे तो संजय जी ने जिक्र किया था कि आगे चलकर ही हमें दिखाएंगे नदी और समुद्र का संगम। तो कुंडलिका रिवर इस जगह अरेबियन सी में आके मिल रही है। समझ लीजिए हम रेवडंडा से पार करके जो ब्रिज आता है ना, वहीं पर खड़े हुए हैं। हार्डली आधा किलोमीटर हमने सफ़र किया है और नीचे संगम हो रहा है। ये नदी पुणे से आ रही है। पुणे से मुळशी का जो डैम का वाटर जो समुद्र में आता है वो इन नदी के थ्रू ही आता है। अच्छा, ये जगह अच्छा है, मतलब यहाँ पे खड़े हो गए ना, बड़ा सही व्यू आ रहा है। देखो, इधर खाड़ी, इधर समुद्र और हम यहाँ खड़े हैं। इन्होंने एक चीज़ और बढ़िया बताई, जैसे गोवा में होता है ना शाम को सनसेट क्रूज़ होता है, ऐसा है। और 2-3 महीने में स्टार्ट कर रहे हैं। वो सालाव जेट्टी है ना, तो वहाँ से वो क्रूज़ चला करेगा। तो आपको ऐसा पूरा राउंड करा के कोरलई फोर्ट बाहर से दिखा के, सामने जो बड़ा सा आइलैंड है ना, वहाँ बाहर से दिखाकर ये रेवडंडा फोर्ट दिखाकर वापस लेकर आएंगे। एक चीज़ और बताइए, जब ब्रिज नहीं होता था तब लोग वो ऐसा बोट से आते होंगे ना? ऐसे बोट से आना पड़ता था उनको। ओके, वो कुछ टाउनशिप है क्या? टाउनशिप है, जो JSW का टाउनशिप है। JSW का बड़ा फैक्ट्री यहाँ पे है। उसके पीछे में उन्होंने एक मंदिर बनाया था, साड़ाव का श्री गणेश मंदिर, भगवान गणपति का मंदिर। गणपति का मंदिर सुना है गुरु दत्तात्रेय जी का भी टेम्पल है। हाँ, और ये लेफ्ट साइड में आप ऊपर देखोगे तो वहाँ पे श्री गुरुदेव दत्तात्रेय का एक बड़ा मंदिर है, जो चौल का दत्त मंदिर करके बहुत प्रसिद्ध है। के नीचे कुछ बुद्धिस्ट केव्स भी है। जब आप अलीबाग से या रेवडंडा से मुरुड या काशिद की ओर जा रहे होंगे तो आप इसी ब्रिज से गुजरेंगे। तो अगर गाड़ी को आप आगे भेज के यहाँ 2-4 मिनट रुकेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। ग्रेट, चले। थैंक यू। रेवडंडा से लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम कोरलई पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस समय इग्नेशियस जी हैं। एक बहुत प्राचीन चर्च है, ये विजिट करने के लिए आए हैं। तो एक चीज़ बताइए, कितने साल प्राचीन ये चर्च है? ये अराउंड 305 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे आप टूरिज्म प्रमोशन पे काम करते हैं? ज़रूर, यस। चलिए जी, थैंक यू। हम चर्च के अंदर आ चुके हैं। कुछ आप हमें इस चर्च के बारे में बताइए। इस चर्च की हिस्ट्री ऐसी है कि पहले चौल में अराउंड 7 to 8 चर्चेस थे हमारे। क्रिश्चियन लोग हैं पूरे, जो पोर्चुगीज स्पीकिंग पीपल है। तो मराठा लोग ने पोर्चुगीज पे अटैक किया, फोर्ट पे। तो जो लोग थे वो वहाँ से भाग गए। तो फिलहाल पहले यहाँ पे ब्रिज नहीं था, रेवडंडा ब्रिज। तो उन लोग जो भागते समय बोट पकड़ के ये बाजू आ गए। जो लोग यहाँ पे आ गए वो इस गांव में सेटल हो गए। तब उन्होंने ये चर्च बनाया। तभी उन लोग ने ये चर्च बनाया। इधर के लोगों के जो लैंग्वेज है इसको क्रियोल बोलते हैं। क्रियोल।
और इट्स अ मिक्स ऑफ पोर्चुगीज़ एंड मराठी। लिखित में कुछ नहीं है, लेकिन खाली बोली भाषा है, फ्रॉम मदर टू मदर चिल्ड्रन को। वैसे लैंग्वेज कौन सी रिटर्न लैंग्वेज है यहाँ के लोगों की? मराठी, लेकिन घर में उन लोग क्रियोल भाषा बोलते हैं। तो यहाँ कितनी फैमिलीज होंगी जो घर में क्रियोल भाषा बोलते हैं और बेसिकली जिनके पूर्वज पोर्चुगीज थे? 200-300 है। तो ऐसे किसी क्रियोल स्पीकिंग पर्सन से हम मुलाकात भी कर सकते हैं? श्योर श्योर, व्हाई नॉट, आई विल टेक यू टू माय प्लेस। ओह फैंटास्टिक, Thank you. चलो थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन और साथ चलते हैं हम। ओके, थैंक यू। हम इस समय इग्नासियस जी के घर आ चुके हैं। श्वेता मैम तो सुबह से हमारे साथ हैं और आप इस गांव के रेजिडेंट हो। हाँ, आपका नाम क्या? मेरा नाम क्विंसी जस्टिन पेन्नात है। तो हमें इग्नासियस जी ने जैसे बताया कि आप लोग की जो भाषा है वो बेसिकली लोकल भाषा आपस में बात करने की, वो क्रियोल है। हाँ, तो कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि क्रियोल का कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन फैमिली दर फैमिली बात करते गए और वो भाषा आपस में बन गई। और बेसिकली ये पोर्चुगीज भाषा है। हाँ, सिर्फ क्या है कि उसकी लोकल, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल मराठी लोग के साथ है, तो वो भाषा मराठी में मिक्स हो गई है, पोर्चुगीज और एक क्रियोल भाषा बन गई है। हाँ। तो मैं आपको अगर कुछ वर्ड बोलूं, सॉरी लाइन बोलूं, तो आप उसको एक बार मुझे कन्वर्ट करके बता सकते हैं? हाँ, बताएंगे। कोरलई गांव में जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो सब किसान हैं और यहाँ का बैंगन बहुत फेमस है। इसको कैसे बोलेंगे? कोरला यालदेसू तू जैतकीत आहे, जास्तीत जास्त जैतकीत आहे, तू शेतकरीत आहे आणि अख्खीसू ब्रिंजाल जाम फेमस आहे। तो ये मराठी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा, और अगर हमें बोलना है फिश बहुत पसंद है, दिन में कम से कम हम एक बार मच्छी जरूर खाते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? नो यालदेसू जैतकी पेश जाम तावडू आणि पणो दिसू उभे तरी पेश कुमे तुकाम है। इसको तो जज कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं समझा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ बेसिकली जो बात करते हो इस भाषा में बात करते हो। मैंने आज से पहले कभी ऐसी कोई जगह इंडिया में विजिट नहीं करी, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ पर आप लोग की एक तरह से आपस में ऐसी भाषा जो कोई आउटसाइडर समझ ही नहीं सकता। सही है, इंटरेस्टिंग। और ये सबसे मेन बात ये है कि समय के साथ वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है। आई मीन आपके 200 साल पहले अलग ढंग से बोलते होंगे, आज थोड़ा सा डिफरेंट है, जुबान बदल गई है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। कोरलई से हमने लगभग 9 किलोमीटर का सफ़र किया और अभी हम काशिद बीच के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर न खास बात पता क्या है, बीच आने से 5-6 किलोमीटर पहले ही हमारे को समुद्र राइट हैंड साइड को दिखना स्टार्ट हो गया था। मतलब सी साथ साथ चलता है, रोड साथ साथ चलती है। कल से जो हम सी बीचेस विजिट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, समुद्र किनारे जाने के लिए आपको टर्न लेके 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ पर मेन रोड पे ही बीच है। अच्छा, अब हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, बड़ी सी पार्किंग स्पेस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि रोड किनारे ही एक जगह बनी हुई है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट ने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। और यहाँ से देख के मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि काफ़ी टूरिस्ट अभी यहाँ पर हैं। आइए बीच किनारे चलते हैं। काशिद सी बीच पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ ये माउंटेन बाइक्स चल रही हैं, इस तरफ को बहुत सारे शैक्स बनी हुई हैं, कुछ लोग चाय कॉफ़ी नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। इस तरफ को पीछे देखो हॉर्स राइड हो रही है, कैमल राइड है। देखो इस समय बीच किनारे कितने लोग हैं और कुछ लोग तो पानी में भी थोड़े से उतरे हुए हैं। मुझे किसी ने बताया था काशिद बीच में ना एक तरफ रॉक्स हैं, तो कभी भी अगर आप समुद्र के अंदर जाओगे तो किसी लोकल से पूछ लेना कि रॉक साइड तो ना हो, क्योंकि एक साइड रॉक्स है और एक साइड से ठीक है। पानी का बहाव तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो अब धीरे धीरे ये हाई टाइड का समय होगा तो फिर पानी यहाँ तक आ जाएगा। सूरज अभी 10 मिनट पहले ही ढला है, तो मैं हमने जब खड़ी करी तो उस समय हमें सूरज दिखाई दे रहा था, लेकिन बादल है ना, तो सनसेट वैसे भी हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छा लग रहा है, मौसम बढ़िया है। आज दिन भर में तो क्या हुआ कि 4 बार बारिश हुई है। बारिश होती है, 15 मिनट बाद धूप निकलती है, फिर 2 घंटे बाद दोबारा बारिश हो जाती है। ऐसा मौसम है, मैं खूब इंजॉय कर रहा हूँ। ये बात है कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई ना, इस बीच का चार्म ही ये है कि आपको रोड से आते हुए दिखना शुरू हो जाता है, तो एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाती है। और अगर आप मुरुड जंजीरा जा रहे हैं तो इसी रोड से जाएंगे। कूल, सही लग रहा है। चलो अभी 15-20 मिनट एंजॉय करते हैं। मैं समुद्र के अंदर तो जूते उतार के नहीं जाऊंगा,
क्योंकि आज दिन में हमने रेवडंडा बीच में खूब एंजॉय किया। मैंने अच्छा खासा वहाँ 1.5 घंटा समुद्र किनारे बहुत चला, तो आज के दिन का कोटा हो गया। थोड़ा नज़दीक से पानी को देखेंगे, आओ जी। और 5-10 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, फिर हम यहाँ से मुरुड को निकलेंगे। मुरुड जंजीरा यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आज का नाइट स्टे हमारा वहीं पे रहेगा। पहुँचकर ऑब्वियसली एकोमोडेशन लेंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद आज की जर्नी का डे एंड होगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सूरज ढल चुका है, लेकिन सामने चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप, टॉप राइट में बादल हैं, लेकिन उसके बावजूद विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। हम काशिद बीच से चले और लगभग 17 किलोमीटर का सफ़र करके मुरुड पहुँचे। हमने सोचा पहले चल के डिनर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ना काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था पाटिल खानावल में आप डिनर करना या लंच करना। यहाँ पर मैंने देखा 2 तरफ सिटिंग स्पेस है, एक तो डाइनिंग हॉल्स है और एक बाहर की तरफ सिटिंग स्पेस है। तो अभी मैं बाहर आके बैठा हूँ। यहाँ पर देखो खुला सा एरिया है और फिलहाल तो कम टेबल्स हैं क्योंकि अभी टूरिस्ट कोविड की वजह से कम आ रहे हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि जब फुल फ्लेजेड चलता है तो यहाँ पर 200 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी बड़ी सिटिंग स्पेस है। अब बात करते हैं हमने डिनर में अपने लिए क्या मंगवाया है। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोमदी वड़ी। वड़ी तो ये वड़ी होगी जो चावल के आटे से बनी है, और ये चिकन, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है। साथ में दाल, ये चिकन की करी है, सोल कड़ी, चावल, पापड़, और साथ में मैंने प्रॉन्स भी लिए और एक एडिशनल सूखा चिकन टाइप्स है। तो यहाँ इन्होंने इस डिश का नाम दिया है पाटिल चिकन लपेटा। मैंने अलग से भी ना 1-2 ग्लास सोल कड़ी मंगवा ली। तो ये मैं 1 ग्लास खाने से पहले पीऊँगा और 1 खाने के बाद पीऊँगा। कायदे से तो खाने के बाद पीना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले भी पी सकते हैं। सही है। कोकम उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, खटास का एलिमेंट ज़्यादा है, ऊपर धनिया रिच है और कोकोनट मिल्क तो रहता ही है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि जिस रीजन में आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब ये कोंकण रीजन, इस रीजन की ये वन ऑफ द स्टार डिश में से एक है कोमदी वड़ी। राइस फ्लावर से इसको बनाते हैं, फिर उसको तला जाता है। तलने के बाद ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट बाइट लेते ही ना इतना तो मेरे को समझ में आ गया, ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार और मेड फॉर ईच अदर है। क्या खूबसूरत स्वाद है इस वड़ी का। सॉफ्ट की सॉफ्ट है और ऑब्वियसली फ्राई है तो तेल तो होगा ही होगा। वेरी वेल कुक्ड। कल और आज में ना मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारी प्रिपरेशन में ना यहाँ पर कोकोनट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ की मेन आइटम है। कहीं पर थोड़ा सा कम, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा। इसके अंदर भी कोकोनट का हल्का टच है। गुड प्रिपरेशन, मज़ा आया। टेस्ट तो ऑसम है। हल्का मसाला और ऑब्वियसली फ्राई हुआ है, प्रॉन फ्राई है और टेस्ट मज़ेदार है। इस प्रिपरेशन का नाम इंटरेस्टिंग है, चिकन लपेटा। सही है, टेस्ट इसका भी सही है। जो चीज़ मेरे को आज डिनर में नंबर 1 लगी है ना, वो है कोमदी वड़ी का कॉम्बिनेशन। वो तो मतलब लाइफ टाइम मेमोरी समझ लो, इतना स्वादिष्ट टेस्ट और कॉम्बिनेशन लगा मुझे। और ये प्रॉन्स भी वाकई शानदार है। ओवरऑल फूड प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छी है और फ़ैन फॉलोइंग इस जगह की काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को आज भी याद है जब मैंने इनिशियली सब्सक्राइबर्स को बोला था कि हम डिनर कहाँ करें या लंच कहाँ करें मुरुड में, तो बहुत लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी आप यहाँ पर करो। तो अब हमारा सीन ये है, नज़दीक में मुरुड पैलेस करके एक होटल है, नज़दीक मतलब हार्डली यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी जाके रूम आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी कुछ देर पहले मैं रूम देख कर आया था। तो वहाँ पर हम रात को नाइट स्टे रुकने वाले हैं। 2000 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में उसका टैरिफ है। कल मॉर्निंग में हम जंजीरा फोर्ट विज़िट करेंगे, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। उसके बाद यहाँ से दिव्यागढ़ होते हुए हम चले जाएंगे रात को हरिहरेश्वर। ओरिजिनली जब मैं आज सुबह चला था तो मेरा प्लान था आज रात को रुकूंगा, लेकिन ऑब्वियस है इतना रुकते रुकते आए तो हमारा आज रात को जाना पॉसिबल नहीं था।
लेकिन कल का नाइट स्टे हम हरिहरेश्वर में करेंगे, ये हमारा कल का प्लान है। अब मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। आज का दिन हमारा बहुत एक्साइटमेंट भरा रहा, स्पेशली आप देखो सुबह ब्रेकफास्ट और लंच और उसके बाद डिनर, ये तीनों मील्स तो मैंने बहुत इंजॉय करे। साथ में सी बीच का जो एक्सपीरियंस था वो तो हर तरफ ही लाजवाब था। जैसे मुझे लग रहा है मैं दूर जा रहा हूँ ना, दूर मतलब मोर टूवर्ड्स कोंकण, एक्सपीरियंसेस मल्टीफोल्ड बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जर्नी बहुत एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। कैसे एक एक करके सब लोगों ने अपनी गाड़ी को फेरी में डाला। इस समय नाना करते भी 6 से 7 व्हीकल हैं, 3-4 मोटरसाइकिल हैं यहाँ पर, और इतनी अच्छी हवा चल रही है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है ऐसा कि मैं वहाँ ऊपर जाऊँ और ऊपर जाके बैठूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बाहर से क्लोज्ड है। तो मन हो रहा है यहाँ पर खड़े हो जाओ और जी भर के इस सफ़र को एंजॉय करो, क्योंकि सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ही सफ़र है। सो ब्यूटीफुल।